नमस्कार संस्कृताय, मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आप सभी का आज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों इस समय हम लोग 6, 7, 8 कंबाइंड हिंदी व्याकरण की क्लास पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग संधि इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं, संधि के कुछ उदाहरण। ठीक है, तो आइए देखते हैं। संधि का अर्थ है मेल। जब दो वर्णों, यहाँ पे वर्षों लिखा है उसको वर्णों बना लीजिएगा। जब दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है वह संधि कहलाता है। संधि का अर्थ है मेल। जब दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में परिवर्तन या विकार आ जाता है तो वह संधि कहलाता है। जैसे नरधन ईस बराबर नरेश, विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी। उपर्युक्त उदाहरण जो दिए हैं इसके पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल में परिवर्तन आ गया। इन्हीं दो वर्णों के मेल में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। इस प्रकार यही परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। यही वर्णों का परिवर्तन ही संधि है। आइए अब जानते हैं कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। संधि का अर्थ होता है मिलना और विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। अतः दो वर्णों के मेल से, यहाँ वर्षों जहाँ जहाँ है वह वर्णों बना लेंगे। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को वापस पहले की स्थिति में लाना यानी कि अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्यालय शब्द है, इसका यदि संधि विच्छेद करना है तो हम लिखेंगे विद्याधन आलय। इसी तरह सूर्योदय शब्द है, इसका संधि विच्छेद करना है तो लिखेंगे सूर्यधन उदय। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि संधि के मुख्यतः कितने भेद हैं। तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आइए जान लेते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि यानी कि स्वरों का मेल। स्वर संधि का क्या मतलब हुआ? स्वरों का मेल। जहां पर दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन होते हैं वहां स्वर संधि होती है। जहां पर दो स्वरों के मेल से कोई परिवर्तन होता है तो वहां स्वरों के मेल होने के कारण स्वर संधि होती है। जैसे महाधन आत्मा बराबर महात्मा। इसी प्रकार हिमधन आलय बराबर हिमालय। यहाँ म में आ नामक स्वर लगा है इसीलिए बन गया हिम, और अगर आ न लगा होता तो हलंत लगा होता। ठीक है, अब जानते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब आइए जानते हैं कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। इसे ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे परम धन अर्थ बराबर परमार्थ, सार धन अंश बराबर सारांश, न्याय धन अधीश बराबर न्यायाधीश, देह धन अंत बराबर देहांत, मत धन अनुसार बराबर मतानुसार, भाव धन अर्थ बराबर भावार्थ। यहाँ पर आ के बाद कोई भी आ आए, ह्रस्व या दीर्घ, तो दीर्घ स्वर संधि होने के कारण सदैव
दीर्घ स्वर ही आता है। इसीलिए यहाँ पर छोटा आ धन बड़ा आ मिलाकर बड़ा आ हुआ। ठीक है, तो किसी भी स्थिति में चाहे छोटा आ जोड़ेंगे तब भी बड़ा आ आएगा, बड़ा आ जोड़ेंगे तब भी बड़ा आ आएगा, और छोटा आ बड़ा आ जोड़ेंगे तब भी बड़ा आ आएगा। कुल मिला के दीर्घ वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ उदाहरण और भी दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिए। हिमधन आलय बराबर हिमालय, छात्रधन आवास बराबर छात्रावास, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, शिवधन आलय बराबर शिवालय, अभिधन इष्ट बराबर अभीष्ट, हरिधन इच्छा बराबर हरीक्षा, हरिधन ईसा बराबर हरीश, परिधन इक्षा बराबर परीक्षा, सचिधन इंद्र बराबर सचींद्र, महीधन इंद्र बराबर महींद्र। यहाँ महेंद्र गलत छप गया है, अगर महेंद्र छप जाएगा तो यह गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे महेंद्र की जगह महींद्र होगा। हा में बड़ी ई की मात्रा आप लगा लीजिएगा, महींद्र। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। इसी तरह रजनी धन ईश बराबर रजनीश, नारी धन ईश्वरा बराबर नारीश्वर। इसी तरह उ का उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे भानुधन उदया बराबर भानुदय, लघुधर ऊर्मि बराबर लघूर्मि। ठीक, इसी तरह भूधन ऊर्जा बराबर भूर्जा, अब भूधन ऊर्ध्व बराबर भूर्ध्व। अब आइए जानते हैं गुण संधि। जब आ या आ का मेल ई या ई से होने पर ए, या ऊधन ऊ से होने पर ओ तथा री से होने पर अर हो जाता है तो यह गुण संधि कहलाता है। जैसे यदि आ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए। उदाहरण रूप में जैसे नरधन इंद्र बराबर नरेंद्र, नरधन ईश बराबर नरेश। इसी तरह आधन आ या आ के बाद ऊ या ऊ का उदाहरण देखते हैं तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। परधन उपकार बराबर परोपकार, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। इसी तरह आ या आ के बाद री या री का उदाहरण देखते हैं तो अर आ जाता है। जैसे देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। आइए वृद्धि संधि के बारे में जान लेते हैं। वृद्धि संधि में आ या आ के बाद यदि ए या ऐ आए तो दोनों का ऐ होगा। यदि आ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों का ओ औ होगा। जैसे आधन आ धन ए या ऐ बराबर ऐ, तो चाहे छोटा आ या बड़ा आ आए इसके बाद या ए आए या तो ऐ आए, सदैव ऐ ही होता है। जैसे एक धन एक बराबर एकैक, सदा धन एव बराबर सदैव। इसी तरह आ या आ के बाद ओ और औ का उदाहरण देखते हैं तो वन धन औषधि बराबर वनौषधि, जल धन ओघ बराबर जलौघ। इसी प्रकार यण संधि देख लेते हैं। जब ई या ई के बाद ई और ई को छोड़कर यदि कोई अन्य स्वर हो तो ई अथवा ई के स्थान पर या ऊ अथवा ऊ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो उनके स्थान पर व, और री को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो उसके स्थान पर र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। जैसे अतिधन अधिक बराबर अत्यधिक, यदि धन अपि बराबर यद्यपि। अब आइए अयादि संधि के बारे में जान लेते हैं। यदि पहले शब्द के अंत में ए, ऐ, ओ, औ एक दूसरे के शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ए का ऐ का आय, ओ का आओ
तथा औ का आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे नेधन अक बराबर नायक, भोधन अन बराबर भवन, पौधन अक बराबर पावक, भवधन अक बराबर भावक। यहाँ भावुक गलत दे दिया है, या तो भवधन उक बोलें तब भावुक हो जाएगा। ठीक, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। अब हम लोग जान लेते हैं व्यंजन संधि। दूसरी संधि का दूसरा भेद है व्यंजन संधि। जब व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे समधन कल्प बराबर समकल्प, जगत धन ईश बराबर जगदीश। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। पहला, का वर्ग का तृतीय वर्ण वर्गों के प्रथम वर्ण से परे वर्गों का तृतीय चतुर्थ वर्ण कोई स्वर अथवा य र ल वे ह आदि वर्णों में से कोई वर्ण हो तो पहले वर्ण को अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे दिक धन अंबर बराबर दिगंबर, सत धन धर्म बराबर सद्धर्म। दूसरा, ख वर्ग का पंचम वर्ग या वर्ग के प्रथम या तृतीय वर्ण से परे पांचवा वर्ण हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे वाक धनमय बराबर वांगमय, सत धन मार्ग बराबर सन्मार्ग, जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ, चित धनमय बराबर चिन्मय। इसी तरह तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। त के बाद ज या झ हो तो त के स्थान पर न हो जाता है। जैसे सत धन जन बराबर सज्जन, विपत धन जाल बराबर विपत जाल, जगत धन जननी बराबर जगत जननी। इसी तरह ता के बाद अंगा या ढ हो तो ता के स्थान पर डा हो जाता है। जैसे उत धन डयन बराबर उड्डयन, वृहत धन टीका बराबर वृहट टीका। पांचवा उदाहरण, त के बाद ल हो तो त के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे तत धन लीन बराबर तल्लीन, उत धन लेख बराबर उल्लेख। अगला उदाहरण, त के बाद स हो तो त के स्थान पर च और स के स्थान पर छ हो जाता है। जैसे उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास, तत धन शिव बराबर तच्छिव। अगला उदाहरण देख लेते हैं। यदि त के बाद च या छ हो तो त का च हो जाता है। जैसे उत धन चारण बराबर उच्चारण, सत धन चरित्र बराबर सच्चरित। अगला उदाहरण देखते हैं। त के बाद ह हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे उत धन हार बराबर उद्धार, तत धन हित बराबर तद्धित। अगला उदाहरण देखते हैं। माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन हो तो माँ का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण का पंचम अक्षर हो जाता है। जैसे अहम धनकार बराबर अहंकार, सम धन तोष बराबर संतोष। इसी तरह अगला उदाहरण देखते हैं। यदि माँ के बाद या रा ला व श श ह हो तो म अनुस्वार हो जाता है। जैसे समधन योग बराबर संयोग, समधनवाद बराबर संवाद, समधनहार बराबर संहार। अपवाद, यदि सम के बाद राट हो तो ये अपवाद है, ठीक है। कहीं कहीं पर यदि सम के बाद राट हो तो माँ का माँ ही रहता है। जैसे समधन राट बराबर सम्राट, यहाँ पर हम अनुस्वार नहीं लगाते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। छ से पूर्व यदि स्वर हो तो छ से पूर्व चा आ जाता है। जैसे परिधन छेद बराबर परिच्छेद, आधन छादन बराबर आच्छादन। अगला उदाहरण, ह्रस्व स्वर ई उ के बाद यदि र के बाद फिर र हो तो ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे और र का लोप हो जाता है। जैसे निर्धन रस बराबर नीरस, निर्धन रस बराबर नीरस, निर्धन रोग बराबर
निरोग। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। न का ड़ा होना, यदि री र स के बाद न व्यंजन आता है तो न का ड़ा हो जाता है। जैसे राम धन अयन बराबर रामायण, परिधन नाम बराबर परिणाम। अगला उदाहरण देखते हैं। ह्रस्व के बाद छ हो तो उसके पहले च जुड़ जाता है। दीर्घ स्वर में विकल्प होता है या दीर्घ स्वर का वैकल्पिक होता है। जैसे परिधन छेद बराबर परिच्छेद, सालाधन छादन बराबर सालाच्छादन। यहाँ पर विकल्प से दीर्घ स्वर संधि भी हो सकती है। ठीक है, कुछ अन्य उदाहरण। क के बाद ग तो क्या हो जाता है, ग ही हो जाता है। जैसे वाक धनीसा बराबर वाकीस, दिक धन अंत बराबर दिगंत। इसी तरह तत् धन भव तद्भव, भगवत धन गीता बराबर भगवत गीता। ताकदा हो गया। छ संबंधी नियम। स्वधन छेद स्वच्छेद, परिधन छेद परिच्छेद। म संबंधी नियम। समधन गति बराबर संगति, समदंतोष बराबर संतोष। अब आइए हम लोग तीसरे भेद संधि के अंतर्गत विसर्ग संधि के बारे में जानते हैं कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे विसर्ग के पहले आ हो और बाद में कोई घोष व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला वा ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः धन बल बराबर मनोबल, मनः धन रंजन बराबर मनोरंजन, मनः धन हर बराबर मनोहर। विसर्ग के बाद यदि च छ हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे निधन चिंत बराबर निश्चिंत, निधन छल बराबर निश्चल, दुधन चरित्र बराबर दुश्चरित्र। इसी तरह अगला भेद देखते हैं। विसर्ग के बाद यदि ट ठ हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार। विसर्ग के बाद यदि त थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे दूधन तर बराबर दुस्तर, नमः धनते बराबर नमस्ते। यदि विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो या रा ला वा हो तो विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो या रा ला वा हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे निधन बल बराबर निर्बल, निधन लोभ बराबर निर्लोभ, निधन विकार बराबर निर्विकार। ठीक है, यहाँ पर वही बातें दो बार दोहरा दी गई हैं। यह जो पांचवा उदाहरण आपको दिया गया है विसर्ग संधि का, ठीक है, हमें लगता है हमने भी दो बार पढ़ दिया है तो इसको एक ही बार आपको पढ़ना है। ठीक है, अगला उदाहरण दे रहा है विसर्ग संधि का कि विसर्ग से परे यदि स हो तो विसर्ग के विकल्प से परे वाले वर्ण हो जाते हैं। जैसे निधन संदेह बराबर निस्संदेह, दुधन शासन बराबर दुशासन। अगला भेद, यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे निधन कपट बराबर निष्कपट, दुधन कर बराबर दुष्कर। यदि विसर्ग के बाद आ न हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे अत धन एव बराबर अतएव। अब इसी पर आधारित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न मैं आप लोगों को भेज रहा हूं। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग जल्द से जल्द कमेंट में भेजें। उपेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? नयन में कौन सी संधि है? एकैक में कौन सी संधि है? कौन सा भेद संधि का नहीं है? हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? स्वसंधि के कितने भेद होते हैं? प्रणाम का संधि विग्रह या संधि विच्छेद क्या होगा? जगदीश का विग्रह क्या होगा? ठीक है, तो कुल 8 प्रश्न हैं।
आशा करता हूँ आज की क्लास में आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा कि संधि विषय क्या है। थोड़ा टॉपिक लंबा था और एक ही वीडियो में सारी बातें बतानी थी, इसलिए पूर्णतः समझा या नहीं जा सका है, लेकिन नियम और उसके भेद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यदि कोई चीज़ें अच्छे से न समझ में आई हो तो आप कमेंट में अवश्य लिखकर भेजें। यदि चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ यह क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम।